नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, बेटों को भी ट्रेनिंग दीजिए। तो उनकी सरकार बेटियों के लिए राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत भी कर चुकी है। आगाज करने खुद प्रधानमंत्री पहुंचे थे हरियाणा की जमीन पर। केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तमाम मशीनरी ने भी बेटियों के बेहतर भविष्य के वादे के साथ पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन हरियाणा फिर शर्मसार हुआ है। बेटों की चाहत वाले इस प्रदेश में एक ऐसी दिल दहलाने वाली हकीकत सामने आई है कि पूरा देश स्तब्ध है। जिसने भी सुना उसने पूछा, ये किसके बेटे हैं? क्योंकि मानवता की सारी हद पार करने वाले इन बेटों ने माँ बाप का सिर इतना झुका दिया कि पाताल में भी जगह नहीं मिल रही। तो क्या वक्त आ गया है जब ऐसे बेटों के गुनाहों की आंच उन माँ बाप तक भी पहुंचेगी जो अपने बेटों की पूरी तरह से निगरानी नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं? आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बहुमत होने का किया दावा। कहा, गुप्त मतदान हो तो सदन में साबित करके दिखाऊंगा। नीतीश कुमार ने भी सरकार बनाने का दावा किया पेश। प्रधानमंत्री से मिलेंगे राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी। किरण बेदी ने दबी जुबान में मानी हार। कहा, 17 दिन में जो कुछ कर सकती थी किया, अपने काम से संतुष्ट हूं। एचएसबीसी की स्विस शाखा के खाता धारकों का कालाधन होने से किया इनकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, पहले से है सरकार के पास ज्यादातर नाम। रोहतक रेप कांड में डीजीपी ने शुरू की जांच। कहा, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी होगी कड़ी कार्रवाई। और मिस्र की राजधानी काहिरा में स्टेडियम के बाहर फुटबॉल प्रेमियों और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष, 22 लोगों की मौत। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा का रोहतक पिछले एक हफ्ते से एक ऐसी घटना की वजह से चर्चा में था जिसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से एक लड़की ऐसी वारदात का शिकार हुई जिसकी कल्पना करने मात्र से भी रूह कांप उठती है। 8 अपराधियों ने एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की को अपना शिकार बनाया और निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। इस घटना से पूरा रोहतक और देश हिल गया, स्तब्ध हुआ। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह प्रदर्शन हुए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए नजर बनाए रखी, लेकिन शव मिलने के 5 दिन बाद पुलिस के हाथ कातिलों तक पहुंच सके। आगे की जांच में कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। गुनहगारों को कितनी सलाखों के पीछे जाने के बाद सजा मिलेगी, ये भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पूरा देश बार बार सवाल कर रहा है, आखिर ये किसके बेटे हैं? ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं रोहतक के हिसार हाईवे पर अकबरपुर गांव के उस खेत की, जहां एक मानसिक रूप से कमजोर, मूल रूप से नेपाल की महिला को 8 लोगों ने शिकार बनाया और सबूत मिटाने के मकसद से उसकी हत्या कर दी। लेकिन 4 तारीख को जब इस महिला की लाश मिली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टर्स के साथ पुलिस वालों को भी हिलाकर रख दिया। डॉक्टर का कहना है पिछले 30 सालों में अपने जीवन के उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा। अपराधियों ने न केवल पीड़ित के साथ दुनिया की सबसे घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, बल्कि उसकी बहुत ही बेरहमी के साथ हत्या भी कर दी। पुलिस पर आरोप है कि उसने 1 फरवरी को लापता हुई इस महिला की तलाश में लापरवाही बरती, जिसका नतीजा 4 तारीख को उसकी लावारिस लाश के रूप में सामने आया। अब पुलिस इस वारदात में शामिल 8 में से 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है। और राज्य के पुलिस विभाग के मुखिया ने क्या कुछ कहा इन लोगों को गिरफ्तारी के बाद, सुनिए। जो गिरफ्तार हुए हैं वो गद्दी खेड़ी गांव के हैं और
इसमें आगे हमारी तफ्तीश जारी है। अगर कोई और भी इसमें कोई अभियुक्त होगा तो उसको भी हम पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। कैसे ले गए, कैसे पहुंचे, रूल क्या है, सबका रूल क्या है? अरेस्ट कैसे किया? अभी ये तहकीकात इसमें जारी है। पूरी डिटेल आपको बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें कोई और भी कोई व्यक्ति होगा तो उसमें फिर हमें पकड़ने में समस्या आएगी। और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 9 दिन बाद हुए इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसमें से 7 लोग गद्दी खेड़ी गांव है, वहां से पकड़ा गया है। उसी गांव के लोग थे और एक उसमें नेपाली व्यक्ति भी है जो ऐसा लगता है कि इसकी साठगांठ से ये सारा कुछ उसके सुराग मिले होंगे या वो उसमें इन्वॉल्व होगा। सब छानबीन अभी होगी, लेकिन 4 लोग 5 लोग और मिलने शेष है, उनके लिए पुलिस लगी है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। 9 दिन से पुलिस इसमें कार्य कर रही थी, आज सफलता मिली है, कितनी बड़ी, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था ये। ब्लाइंड मर्डर में समय तो लगता ही है, लेकिन फिर भी हमारी पुलिस ने मुस्तैदी के साथ SIT बनाकर और वो जितनी भी उनके पास जानकारी मिली CCTV कैमरे के माध्यम से और उस तक वो कल्प्रिट तक पहुँचे हैं। ये बड़ी सफलता है। हम लोगों ने समय लगा है, नहीं लगना चाहिए था, कम लगना चाहिए था, लेकिन तो भी इतने दिनों में भी ये सफलतापूर्वक एक कार्यक्रम को अंजाम दिया है। तो हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक इस तरह के बेटे शर्मसार करते रहेंगे अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और देश की बेटियां इसी तरह से खून के आंसू देखकर अगर कहीं इस दुनिया से चली जाएंगी। शहबा फारूकी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रंजना कुमारी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। TR कक्कड़ साहब भी जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी जुड़ेंगी, सुमन दहिया जुड़ेंगी जो हरियाणा में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे सहयोगी अनुज का रुख करूंगी जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। अरुण, आप वहां पर जिस वक्त ये घटना हुई थी उससे लेकर आज तक की पूरी कहानी को बताइए कि दरअसल 1 तारीख को ये इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है और उसके बाद पुलिस का रवैया क्या रहता है, सबसे पहले वही बताइए। मीना, सबसे बड़े सवाल इसी चीज के ऊपर है कि जो जब गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है उसके बाद कोई इस तरह का अभियान छेड़ा जाता तो शायद ये आज इस चीज के ऊपर चर्चा नहीं होती, क्योंकि अगर पहले से, क्योंकि इस चीज को माना है कहीं ना कहीं, पुलिस DGP ने भी कहा है कि इस तरह के आरोप लगे हैं तो उसके ऊपर वो जांच करवाने को तैयार है और जिन लोगों को, जो अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये पहला स्टेप था, लेकिन 4 तारीख को जब एक अननोन डेड बॉडी के तौर पर वहां पर शव मिलता है तो उसके बाद भी इतना कुछ गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और खासतौर पर जो फोकस टीवी ने दिखाया उसके बाद यह जब पता लगा कि इसमें तो बड़ा मामला हो सकता है तो चीज को आगे बढ़ी और सामाजिक दबाव बना, मीडिया का दबाव बना तो उसमें SIT का गठन कर दिया गया। SIT का गठन के साथ साथ जो आरोपी थे उनको 1 लाख रुपए, जो उनको पकड़वाने के लिए जो सुराग देगा उनको 1 लाख रुपए का इनाम की भी घोषणा की गई। 7 अन्य टीमें भी इसमें लगाई गई। तो काफी टाइम बीता लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगे। ADGP हरियाणा क्राइम भी यहाँ रोहतक पहुंचे थे कल, आज DGP हरियाणा भी यहाँ पर पहुंचे तो जो शाम होते होते इस चीज का खुलासा भी हुआ। हालांकि इसकी पहली जो पुष्टि की थी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद से करनी पड़ी, लेकिन DGP हरियाणा ने उसके लगभग 1.5 और 2 घंटे के बाद यहां पर कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें एक नेपाल मूल का व्यक्ति भी है और साथ में जो यहाँ खेड़ी गांव पड़ता है तो वहां के भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं। जी अनुज, ये बताइए 8 लोग ये कौन है, इनकी पृष्ठभूमि पारिवारिक क्या है, इनके माँ बाप के बारे में कुछ पता चला है, उनको इस बात की जानकारी हुई है कि दरअसल उनके बच्चों ने, उनके बेटों ने किस तरह की करतूत की है? देखिए, इसमें सीधे तौर पर एक ही गांव से ये जुड़े हुए लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं। अभी ज्यादा विस्तार से इनके बारे में नहीं पता लग पाया कि ये क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्योंकि पुलिस ने भी ज्यादा इसके बारे में बात नहीं की। उनका कहना कि इनके साथ जो ज्यादा पहचान बताने से उनकी जांच में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि इनका भी रिमांड लेकर आगे की जो तफ्तीश और जो भी लोग हैं, जो भी इस कड़ी के और भी लोग हैं, उन तक पहुंचने के वो प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा और विस्तार से पता लग
पाएगा कि किस व्यक्ति की, किस आरोपी की क्या किस तरह की भूमिका इस मामले में रही है, कितना दोषी है, कितना किस तरह से है। तो वो तमाम चीजें वो डीजीपी हरियाणा ने कहा कि जल्द से जल्द उन चीजों का भी खुलासा कर दिया जाएगा। महिला के बारे में बताइए, नेपाल की मूल निवासी बताई जाती है, बहन के यहाँ रहती थी, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? डोमेस्टिक वर्कर बताया जाता है, घरेलू कामकाज करने वाली ये महिला थी जिसकी बहन के साथ ये कुछ हुआ है सब कुछ। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो क्योंकि नेपाल मूल से जो खास तौर पर ज्यादातर व्यक्ति आते हैं यहाँ पर इस तरीके का काम के तलाश में आते हैं, और ऐसा ही एक परिवार था, वो अपने जीजा के यहाँ पर रह रही थी और इलाज चल रहा था उनका। वो थोड़ा सी मानसिक तौर पर परेशान बताई जा रही थी, तो उनका इलाज यहाँ भी चल रहा था पीजीआई रोहतक से। तो कुछ वक्त के लिए वो ठीक भी हो गई थी और उसके बाद फिर रहना शुरू कर दिया था और कामकाज वो करवाती थी। लेकिन अब जो मनोस्थिति थी बताई जा रही है कि जो पीड़िता है, जो मृतक पीड़िता है, तो उसके बारे में भी अभी मानसिक तौर पर जो परेशान थी और उसका इलाज अब भी चल रहा था। कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाया होगा उन लोगों ने। अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हाँ, ये जरूर कहा है जो डीजीपी हरियाणा है, उन्होंने ये जरूर कहा कि लड़की को किडनैप नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बहला फुसला कर ले जाया गया हो। मीना, बने रहिए अनुज, आपसे आगे भी जानकारी जुटाएंगे। लेकिन सेबा फारूकी, इस पूरे घटनाक्रम को आपने देखा, क्या समझ में आता है, क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हर 2-1 महीने के बाद हम आपके स्टूडियो में आते हैं और इन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। बेसिकली जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि आज के इस माहौल के अंदर, क्योंकि हम कहीं पर भी महिलाओं की सिक्योरिटी को बहुत सीरियस मुद्दे के तौर पे डिस्कस नहीं करते हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो एक घटना है, उस घटना के अंदर ख़ास तौर से इस लड़की के साथ जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया है, हम लोगों के संगठन ने, जनवादी महिला समिति ने कल वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक होता है रेप हुआ, लेकिन जिस तरह से एक डिप्रेशन की बीमार लड़की, गरीब लड़की, और उसको इतना टॉर्चर किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स से क्या क्या नहीं निकल रहा है। तो ये जो एक मानसिकता है ना कि तकलीफ पहुंचाओ, अपनी मर्दानगी को आप किसी तरह से ऐसे पेश करो कि उसको बिल्कुल तोड़ दो उस व्यक्ति को, ये एक बहुत ही संगीन और बहुत सीरियस प्रॉब्लम इस वक्त उभर करके समाज के अंदर आ रही है। इसी के साथ मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि हमारी जो कथाकथित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस वक्त सरकार के करीबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो उनके लीडर जिस तरह के बयान देते हैं महिलाओं के संदर्भ में, वो भी बहुत जोड़ती हैं समाज के अंदर इस किस्म की घटनाओं को। क्योंकि जब आप महिलाओं के बारे में इस तरह के एक ख़राब किस्म के या गंदे किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, उनको ये पेश करते हैं कि वो जिम्मेदार हैं सारी घटनाओं की, तो लोगों के हौसले बढ़ते हैं। अगर आप ये कहें कि तुम ये कपड़े पहन के निकली हो इसलिए तुम्हारे साथ हुआ, तुम रात को देर से निकली इसलिए तुम्हारे साथ हुआ, तो आप तो जो पीड़ित है उसी को आपने गुनाहगार बना दिया ना, उसी को आपने कटहरे में खड़ा कर दिया। तो इन लोगों के हौसले बढ़ते हैं इन चीज़ों के साथ। जी, रंजना कुमारी जी, सेबा फारूकी ने कहा कि हर 2 महीने में हम आपके स्टूडियो में आते हैं, क्या हम लगातार चर्चा करें और सिर्फ दूसरे दिन भूल जाएं, अखबारों की सुर्खियां हेडलाइन बने और उसके बाद तीसरे दिन भूल जाएं, सरकारें बड़ा बड़ा एड कैंपेन करें और उसके बाद अगले दिन भूल जाएं? क्या ये महिला मुद्दों को प्राथमिकता न देने का नतीजा है कि हमें हर सप्ताह, हर महीने ये डिस्कशन करने पड़ रहे हैं और उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है क्योंकि गंभीरता नहीं है? सेबा जिस तरह से कह रही है कि सरकार के आसपास व्यवस्था में जो लोग हैं उनकी गंभीरता सोच में नहीं है, इसलिए हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए, हर 2 महीना साहिबा हमारी मित्र हैं, हम साथ काम करते हैं सब हम लोग, और हमारे यहाँ से भी आज 2 लोग वहाँ से लौटे हैं सारी तहकीकात करके। आपको मैं बताऊं कि 2 महीना नहीं, आज ही घटना हुई है, जापानी लड़की को रेप किया है राजस्थान में। आज ही घटना हुई है मेरठ में, एक लॉ की स्टूडेंट के कपड़े खींच के उसको बेइज्जत करके सड़क पे पूरा ग्रुप लड़कों का उसके पीछे पड़ा रहा। आज ही घटना हुई है, और ये घटना जो रोहतक की, जब तक मीडिया ने और खासतौर से आपके चैनल ने भी जब तक इस घटना को उठाया नहीं, तब तक ना तो शासन प्रशासन जगा था, ना वहाँ कोई जांच हुई थी, ना ही किसी ने, पहले तो जब वो लड़की खोई उसके बारे में जब लिखवाया उसकी बहन ने, तभी भी कोई भी
प्रयास पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। जी 4 दिन रंजना के जी बाद बने रहिए आप जब मेरे पुलिस साथ। जगी है, रंजना जब जी उसकी माफी लाश चाहती हूँ मिली है। बीच में, मेरी राजीव बात रंजन सुनिए, एक मिनट डिविजनल पूरी कमिश्नर जो है रोहतक के, वो हमारे साथ जुड़ गए। रंजना जी आपके पास वापस आऊंगी। राजीव रंजन जी स्वागत है आपका फोकस न्यूज में। कौन है ये लोग, किसके हैं ये बेटे, किस तरह से इन्होंने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया और इस तरह से इतना निर्ममता से इस महिला के साथ, इस युवती के साथ इस घटना किससे पेश आए? राजीव रंजन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव रंजन जी ने फोन कट गया है या काट दिया गया, देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद वापस कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तमाम रोहतक के उन अधिकारियों से जिनकी जिम्मेदारी बनती है नजर बनाए रखना, क्योंकि हरियाणा सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शुरुआत वहां से हुई। पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की, प्रधानमंत्री ही नहीं सरकार की पूरी मशीनरी ने भी। लेकिन दरअसल वो सिर्फ एक मंच से एक दिन की बातें थी, या फिर उनका लगातार उसके आगे के स्टेप्स क्या होंगे इसकी भी रणनीति बनाई गई थी। रंजना जी, आपने अगर इस पूरी मुहिम को जो प्रधानमंत्री ने छेड़ी, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, प्रधानमंत्री ने शुरू की, लेकिन उसके बाद के स्टेप्स पर आप नजर बनाए हुए हैं? क्यों इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और मशीनरी पूरी तरह से सोए रहती है? देखिए, सरकार ही बनी थी इस वायदे पर कि वो सुरक्षा देगी महिलाओं को, चाहे राष्ट्रीय सरकार बनी चाहे हरियाणा की सरकार बनी। सरकार बन गई, कोई व्यवस्था नहीं। पुलिस शासन प्रशासन उतना ही सुस्त है इस मामले में जितना पहले था, कोई परिवर्तन नहीं आया। 8 दिन लगा है आज, जबकि आके कैमरे के सामने कह रहे हैं कि लड़के गिरफ्तार हुए। लड़के किसके हैं? लड़के ऐसे समाज के हैं जहां खाप पंचायतें हैं जो कि लगातार महिलाओं पर हमले कर रही हैं, महिलाओं के अधिकारों को छीनने के लिए तमाम तरह के फैसले करती हैं। लड़के उस समाज के हैं जहां के राजनीतिक लोग इस तरह की घटनाओं को दूर से देखते हैं और राजनीतिक हथकंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कोई इंटरवीन नहीं करते। लड़के उस समाज के हैं, उन परिवारों के हैं जहां के लड़कों को सारी छूट है, जो चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन लड़कियों पर सारी पाबंदी है। एक मानसिक रूप से बीमार बच्ची के साथ जिस तरह की हरकत करने का, और 8-8 लोग मिलके एक साथ, मतलब आप समझिए कि कितनी ज्यादा विकृति समाज की मानसिकता में, लोगों की मानसिकता में इस समय आ चुकी है, कितना गिर चुके हैं हम लोग। कितनी, आप दुनिया के कहीं चले जाइए देश में, इस तरह की घटनाएं शायद ही कहीं से सुनने को आती कि 8 लोग मिलकर के रेप करते हैं, उसके तमाम अंगों में तमाम तरह की चीजें ठूंसते हैं, उसको पूरी तरह से मारते हैं, उसको खत्म करते हैं, और उसके बाद 4 दिन 8 दिन के बाद ना तो वहां कोई एमएलए पहुंचा, ना कोई एमपी पहुंचा, ना वहां चीफ मिनिस्टर को फुर्सत है पहुंचने की। तो ऐसे समाज में जहां लोग इस तरह की हरकत करते हैं, करके बच जाते हैं, और ना ही किसी राजनीतिक दल के लोगों को, राजनीतिक पूरे संप्रदाय के लोगों को कोई चिंता नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो ये इस तरह के समाज के, आप क्यों माँ बाप को सिर्फ कहने से नहीं चलने वाला। आप कह रहे हैं किस माँ बाप के लड़के हैं? माँ बाप के लड़के घर में पैदा हुए, पाले गए उसी सामाजिक मानसिकता से, जो सामाजिक मानसिकता से ग्रसित हमारा समाज है, जिसमें लड़कियों को डराओ, मन में भय पैदा करो, उनको रेप करो, उनको दबा के रखो, उनके साथ हर तरह की ऐसी हरकत करो ताकि लड़कियां अपने आप में आत्मविश्वास बना के आत्मसम्मान के साथ निकल ना सके समाज के अंदर। बने रहिए रंजना जी, बने रहिए। उर्मिलेश जी, पूरे समाज को हम कटघरे में खड़ा कर दें, या उन लोगों को जो दरअसल दोषी हैं, जो दरअसल ऐसे लोगों को साथ देते हैं, जो दरअसल ऐसी मानसिकता को आगे बढ़ाते हैं? देखिए, अभी दोनों कार्यकर्ता हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता देश की। दोनों लोगों ने जो कहा इस पूरे प्रसंग में, उससे पूरी सहमति जताते हुए मैं एक दूसरा प्रसंग छेड़ना चाहता हूं। वो ये है कि जब भी कोई राजनीतिक दल या नई सरकार आती है, या जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, तो बार बार ये कहा जाता है कि हम महिला सुरक्षा की गारंटी करेंगे, हम पुलिसिंग बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जो बीच बीच में ये कहा जाता है कि हम बहुत विकास पर ध्यान दे रहे हैं, सवाल इस बात का है, यहीं जुड़ता है सारा वो प्रसंग जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। मैं रिपीट नहीं करना चाहता उन दोनों लोगों की बात, कि विकास की जो पूरी अवधारणा हमारे समाज में है, वो है क्या जी। हरियाणा विकास के मामले में बिहार से, झारखंड से बहुत आगे है। समृद्धि के मामले में बहुत आगे। जी हाँ। तो
अब हरियाणा जैसे प्रदेश में जो विकास के मामले में कहा जाता है, उसके तमाम मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सभी ओहदेदार कहते हैं कि साहब विकास की रोशनी मिलती है हरियाणा से। लेकिन उस हरियाणा में यह पहली घटना नहीं है और ना आखिरी है, असंख्य घटनाओं का सिलसिला है। और मैं आपको बताऊं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में, खासकर उनके अंतिम 5 साल के जो कार्यकाल हैं, क्योंकि उनको 2 कार्यकाल मिला था, दलित महिलाओं का जिस तरह से वहां पर अमानुषिक अत्याचार उनके खिलाफ ढाया गया, वो पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। मेरी स्वयं कुछ मित्र जो हमारे साथ पढ़ी थी, छात्र जीवन की बात है, वो लोग एक्टिविस्ट हैं, वहां पर काम करती हैं, उन लोगों ने बताया कि 32 महिलाओं के बलात्कार के मामले तो उन लोगों के सामने थे, मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, शासन प्रशासन के सामने रखा गया, लेकिन उसका निष्पादन सही ढंग से नहीं हुआ। तो क्या कारण है? मैं संक्षेप में अगर कहूं तो मुझे लगता है कि ये विकास की जो हमारी पूरी अवधारणा है वही कहीं ना कहीं खोटी है। बहुत सारे प्रसंग हैं, आप जेंडर बायस से लेकर के तमाम चीजें ले सकती हैं, पुलिसिंग ले सकती हैं, महिला सुरक्षा के में कोताही ले सकते हैं, लेकिन आप सोचिए इस बात पर एक नई बात कि भाई ये कैसा विकास है जिसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है, जिसमें महिला को जिन्स की तरह, सामान की तरह, चीज की तरह रखा जाता है। आप पर्दे में रखते हैं या कहते हैं कि इसको मोहब्बत करने का अधिकार नहीं है, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसको जींस पहनने का अधिकार नहीं है, इसको चश्मा पहनने का अधिकार नहीं, इसको मोबाइल लेने का अधिकार नहीं है। आप ये पूछिए कि आखिर ट्राइबल बेल्ट में महिलाओं के साथ इस तरह का सलूक क्यों नहीं होता? उसकी वजह है कि वहां महिलाएं पुरुष की बराबरी में खड़ी हैं और कहीं ना कहीं वो ज्यादा डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। इसलिए अंत में मैं कहूंगा कि ये जो मसला है, आदरणीय खट्टर साहब की जो सरकार, अभी ये घटना घटी है, रंजना जी और घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, पलवल में अभी घटना घटी है कुछ ही दिन पहले। जी उर्मिलेश जी, वापस आती हूं आपके पास, लेकिन नहीं, सबका ध्यान निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं पे तब तक नहीं जाता है जब तक मीडिया चिल्लाए नहीं, अखबारों की प्रथम हेडलाइन नहीं बने या फिर टीवी चैनल की। लेकिन एसके दत्तरवाल, HOD रोहतक PGI के हमारे साथ जुड़ गए हैं। दत्तरवाल साहब, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। आपने पोस्टमार्टम किया था इस महिला का, बताना मुश्किल होगा लेकिन फिर भी दर्शकों की जानकारी के लिए, देश के लोगों को हकीकत से रूबरू कराने के लिए बताइए कि दरअसल कितनी निर्ममता की गई इस महिला के साथ। मैडम, ये देखिए, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होती है वो ऐसा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बारे में हम ऐसे सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकते है। हम सिर्फ जो मेन है, जो इसका कॉज ऑफ डेथ और उसके बारे में जो हम पुलिस को हैंडओवर कर चुके हैं उसके बारे में तो बता सकते हैं, बाकी डिटेल तो वो हम नहीं बता सकते। डिटेल नहीं बताने की जरूरत है दत्तरवाल साहब, सिर्फ इतना बताइए कि महिला के साथ, युवती के साथ कितनी निर्ममता से सलूक किया गया था और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो पुलिस ध्यान रखेगी। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निश्चित रूप से ये सामने आया होगा, लेकिन दरअसल कितनी निर्ममता, क्योंकि हमने सुना था उन डॉक्टर्स की जुबान से जो इस पूरे मामले में साथ थे कि 30 सालों में उन्होंने अपने अनुभव में ऐसा कभी नहीं देखा इससे पहले। ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है मैडम, जिस विभत्स तरीके से इसके साथ किया गया है ऐसा केस हमने अभी तक नहीं देखा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से और हैवानियत से इसके साथ किया गया उसको हम कंडेम करते हैं और ये हम आपकी बात से सहमत हैं। जी दत्तरवाल साहब, आपने जब पोस्टमार्टम किया था उस वक्त जो डॉक्टर्स वहां पे थे, पहली प्रतिक्रिया क्या थी सर? हम समझना चाहते हैं, एज ए डॉक्टर आपका पहला रिएक्शन क्या था उस डेड बॉडी को देखने के बाद? वो तो मैडम देखो ना कि इस तरह के केस देख करके ना जो एक तरह से वो पहाड़ सा टूट पड़ता है ना, कि आपने अभी तक इतने मैंने पोस्टमार्टम किए और ऐसा केस देखा नहीं, तो सारा हमारा डिपार्टमेंट ही बिल्कुल हतप्रभ था कि देखो किस तरह से इसके साथ वो किया गया है। तो वो तो आप समझ सकते हैं, खुद आप एक महिला हैं, कि किस ढंग से इसके साथ। जी दत्तरवाल साहब, इसीलिए समझना चाह रहे हैं, इसीलिए देश के उन लोगों को आपके जरिए पहुंचाना चाह रहे हैं कि दरअसल हैवानियत की कितनी हद पार की थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दत्तरवाल साहब। TR कक्कड़ साहब जुड़ गए हमारे साथ, फॉर्मर दिल्ली कमिश्नर। कक्कड़ साहब, स्वागत है आपका। आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, और पुलिस ने जो कुछ किया वो आपने भी देखा है। पिछले 9 दिनों बाद में 9 दिनों के बाद, पूरी एक्सरसाइज के बाद आखिरकार कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, पता चला है, आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। लेकिन जो महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई उस दिन, पहले ही दिन
पुलिस उतनी गंभीर क्यों नहीं होती है? बार बार हम पूछते हैं ये सवाल, बार बार, शायद थक जाएंगे पूछते पूछते, लेकिन हालात वहीं के वहीं, जिस तरह से उर्मिलेश जी बता रहे थे, जिस तरह से रंजना जी बता रही थी, माफ कीजिए, हर बार इसी तरह की घटनाएं होती हैं, हर बार पुलिस का यही रवैया सामने आता है। देखिए, जब इस तरह की कोई घटना घट जाती है और इस केस में जैसे एक महिला जो है वो अपने घर नहीं पहुंची है, गुमशुदगी की रिपोर्ट गई होगी, वो जब उस पर थोड़ी छानबीन करने के बाद वो मैसेजेस जो है तमाम स्टेट में या तमाम पुलिस स्टेशंस में फ्लैश कर दिए जाते हैं और उसके बाद जिस थाने में घटना घटती है या जिस थाने में वो रिपोर्ट लिखाई गई है वो तफ्तीश शुरू कर देते हैं। ये एक ब्लाइंड केस है और हुआ है एक चलती, बताते हैं बस में हुआ, किसी गाड़ी में हुआ है, तो जो अपराधी हैं उनका पता नहीं है। अब आप समझते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस तो लग जाती है उस वक्त, लेकिन धीरे 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 कुछ कड़ियाँ जोड़ने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचते हैं। कई टीमें बन जाती हैं, वो एक नतीजे पर पहुंचती हैं, फिर उनका समाधान होता है और फिर उसके बाद एक डेफिनेट क्लू मिलता है। जब मिल जाता है तो गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। इसमें समय 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है किस तरह का केस है। इस केस में ठीक है जी, इस केस में 8 दिन लग गए, स्वाभाविक है कुछ इस तरह की चीजें हुई होंगी जी। वो अपनी कक्कड़ साहब माफी चाहती हूँ, लेकिन पुलिस महकमे के मुखिया रहे हैं आप इतना स्वाभाविक बता रहे हैं इसे। नहीं, देखिए ये हर वक्त यही कहना, नहीं, आप सुनिए थोड़ा सा, हर वक्त यही कहना कि पुलिस जिम्मेदार है, भैया एक समाज जिम्मेदार है, वो माँ बाप जिम्मेदार है कि नहीं, जिनके बच्चों ने इतनी क्रूरता से ये घिनौनापन किया, वो भी तो जिम्मेवार है ना। हम सब जिम्मेवार हैं निश्चित रूप से। पुलिस का ये होता है कि जब केस हो गया है या केस को प्रिवेंट करना है, अब प्रिवेंट कैसे करें उसको बताइए। क्या ये केस प्रिवेंट हो सकता था? आप अपने आप सोच के बोलिए कि क्या ये केस प्रिवेंट हो सकता था? कक्कड़ साहब हो सकता था जिस समय, सॉरी, जिस समय हो गया, कक्कड़ साहब जिस समय ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी, अगर पुलिस एक्टिव हो जाती, रंजना नहीं हो, मेरा नाम आपके पास कोई बहुत बड़ी दूरबीन होगी, कक्कड़ साहब मेरा नाम सहबा है, आप सुनिए प्लीज, बात सुनिए। जिस समय ये रिपोर्ट दर्ज हुई है, 1 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज हुई है, अभी तक सरकार ने वो दूरबीन 3 दिन तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, 4 को उसकी लाश मिली है। आपको तो पता भी नहीं है। आती है जब पुलिस हरकत में आती है, पुलिस हरकत में देर में आती है, हमारी यही शिकायत है। नहीं कह देना कि एक ही कक्कड़ साहब, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस हरकत में डेड बॉडी सामने आने के बाद ही क्यों आती है? 4 दिन तक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, पुलिस पहुंच नहीं पाई, बहुत बड़ी जगह, बहुत दूर नहीं था पूरा इलाका। सिर्फ यही केस की बात नहीं है, बहुत केसेस में यही होता है। पुलिस हरकत में नहीं आई कि डेड बॉडी के बाद ही आई पुलिस। नहीं, ये जो आप सर कक्कड़ साहब माफ कीजिएगा, मैं मेरी एक जिज्ञासा है, आप ये बताएं कि जो बीट कांस्टेबल थे वो महिला मानसिक रूप से पूरे प्रकरण में उर्मिलेश जी, कक्कड़ साहब, इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी था, मुख्य आरोपी था, उसने आत्महत्या कर ली है और इसीलिए माँ बाप भी निश्चित रूप से शर्मसार होंगे। हम इसीलिए पूछ रहे हैं, जिस तरह से कक्कड़ साहब कह रहे हैं कि पूरी सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये गिरफ्तारी जो हुई थी, तो इसका मतलब फुटेज पहले दिल्ली के बवाना से ये डेड बॉडी मिली है जिस व्यक्ति ने खुदकुशी की है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, मैं कक्कड़ साहब बहुत बड़े पुलिस अफसर रहे हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार है इस तरह की बगनकी संस्कृति को पैदा करने के लिए। और ये विकास जिस तरह का हो रहा है वह विकास भी बहुत फाल्टी है, उस पर रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं जो बड़ा टेक्निकल मुझे लग रहा है, उस पर वो प्रकाश डालें। वो बीट कांस्टेबल कहां थे? वो लड़की पकड़ी गई, उसको चीखते चिल्लाते लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, उसको देखा गया होगा नहीं देखा गया होगा, इन चीजों की पड़ताल क्या पुलिस के पास है? आखिर उस इलाके का
जो थाना है, उस इलाके की बीट कांस्टेबल्स हैं, वो क्या कर रहे थे, कैसे वो लोग ले गए उस लड़की को, और उसके साथ जिस तरह की अमानुषिक कार्रवाई हुई उस दौरान पुलिस का रोल क्या था, पुलिस किस लिए बनी है? मीना, मैं यही बात कहना, कक्कड़ साहब सुनना नहीं चाह रहे हैं, मैं यही बात कह रही हूँ कि मेनली यही होता है कि जिस कक्कड़ साहब आप सुनिए तो सही ना, कक्कड़ साहब आप सुनिए तो, ये क्या तरीका है? आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं, ये तरीका नहीं है। कक्कड़ साहब, आप कक्कड़ साहब सुनिए, मेरे लिए था, नहीं आप मैं भी आपसे प्रश्न कर रही हूँ, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप भी करिए जी, मैं कर रही हूँ कि पहली तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई है, 4 दिन बीच में रहे, 4 तारीख को उसकी बॉडी मिली है, 3 दिन तक पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, और ये पहली बार नहीं है, हर बार यही होता है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती, पुलिस लोगों को भगा देती है कि तुम वापस जाओ, दूसरे थाने में जाओ, यहाँ अपने गरीबों को। और ये तो नेपाल की औरत थी, जाहिर है इसके लिए कौन बॉदर करेगा, गरीब औरत जो दूसरों के घरों में बर्तन मांज के पेट पाल रही है। आप डिफेंड कर रहे हैं पुलिस को, आपका जो एक सवाल है कि समाज को समझना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी, आप कहें कि पुलिस को हम जिम्मेदारी से हटा दें? कक्कड़ साहब, सॉरी कक्कड़ साहब, ये बात तो हर आदमी जानना चाहेगा, इस देश का हर नागरिक, इस देश का हर महिला पुरुष जानना चाहेगा कि पुलिस की जो जिम्मेदारी है, शुरुआती पुलिस के सामने अगर रिपोर्ट लिखाई गई है पुलिस थाने में कि गुमशुदगी का मामला है, तो उसमें 4 दिन कैसे लग गए? एक ही इलाके की पुलिस क्या अपने आसपास के कुछ किलोमीटर्स में उस महिला को ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाई? 4 दिन लग गए डेड बॉडी को निकालने में। फुटेज है जिसके आधार के ऊपर गिरफ्तारी हुई है, तो ये तो पहले भी देखा जा सकता था ना। अभी अगर मुझे आप जी कक्कड़ साहब आप अगर 2 मिनट देंगे, आप बोले सर, आपको कौन रोक सकता है? सब प्रश्नों का जी। हाँ रंजना जी, थोड़ा सा आप करिए। मैं रंजना नहीं हूँ कक्कड़ साहब, मेरा नाम सहबा है जी। पुलिस का काम है जी। हाँ साहिबा जी आप हैं, रंजना जी भी बैठी हैं, वो भी आप सबको कई बार चैनल पे देखता रहता हूँ, आपके साथ भी रहा, प्रोग्राम भी किए हैं। एनीवे, देखिए पुलिस का काम अवश्य है कि अपराधों को रोके, लेकिन अगर दुनिया की पुलिस सारी अपराधों को रोक सकती तो अपराध नहीं होते। जी, तो आपके मुताबिक पुलिस नहीं रोक सकती अपराधों को? यह है कि अगर 10 अपराध होने हैं तो शायद 2 अपराध हो जाते हैं, बाकी 8 अपराध किसी तरह रुक जाते हैं। लेकिन जब अपराध हो जाता है तो पुलिस उस वक्त एक हरकत में आती है। इस केस में भी अवश्य जब रिपोर्ट लिखी गई होगी और 4 दिन वही थाने के लोग चारों तरफ जाते रहे होंगे, नहीं मिला, इसी बीच में डेड बॉडी मिली, उन्होंने कहा भैया ये तो नहीं हो सकता, चलो देखते हैं, देखा तो वही शनाख्त हुई होगी, वही लड़की है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी कि ये यहाँ कैसे पहुंची, ये इसके साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ है, क्रूरता हुई है, वो कैसे हुई होगी। तो कड़ियां ढूंढने लगते हैं, इसमें समय लगता है। और एक हरियाणा जैसा प्रदेश है जो कि खुला इलाका है, ये दिल्ली तो है नहीं कि दूसरे दिन आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी खुला इलाका है। थाने भी, एक थाने की जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी बड़ी है, कई किलोमीटर उसके थाने की जिम्मेवारी होती है, आदमी होते हैं बड़ी मुश्किल से 20-30 लोग। कक्कड़ साहब आपसे कोई सहमत नजर नहीं आ रहा है आज कम से कम। अब जब उन्होंने ढूंढ लिया, कल तक हम सब कह रहे थे कि क्यों नहीं ढूंढा, जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो अब हम कहते हैं गिरफ्तारी देरी से क्यों? तो आपके मुताबिक इस देश के जागरूक नागरिक को पुलिस से ये नहीं पूछना चाहिए कि पुलिस देर क्यों कर रही है, पुलिस को ये नहीं पूछना चाहिए कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं कर रही है? कक्कड़ साहब, हम आपसे उम्मीद करते हैं, अच्छी बात है, कक्कड़ साहब आप जागरूक हैं तभी ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कभी अपने मन से पूछिए कि क्या ऐसी दूरबीन तो लगी नहीं कि हम सब चारों तरफ देख रहे हैं जी, मन से और दिल से दोनों से पूछने के बाद ही पूछने के लिए बैठे हैं यहाँ हमारे पास कि दरअसल कितने सालों तक हम इसी तरह से करते हैं। उर्मिलेश जी, आपने जिस विकास की अवधारणा, कक्कड़ साहब आपके पास वापस आऊंगी, कक्कड़ साहब वापस आऊंगी आपके पास। हम कड़ियां ढूंढनी शुरू करते हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को मिलाते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं और फिर कहते हैं कि ये हो सकता है। जी
ये तो तब की बात है ना जब आप कड़ियां ढूंढना शुरू करेंगे, लेकिन हम तो उससे पहले की बात कर रहे थे सर कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई तब पुलिस क्यों नहीं सक्रिय हुई। और आज इस केस में नहीं, हर केस में गरीब की, निचले तबके की कोई भी खबर होती है पुलिस के कानों में जू नहीं रेंगती है। ऐसा क्यों होता है, हम ये समझना चाह रहे हैं। दिल्ली शहर के अंदर होता है, हरकत में आ जाते हैं। विकास की जिस अवधारणा की आप बात कर रहे थे, कक्कड़ साहब आपके पास वापस आऊंगी। यहाँ पर इस पूरे प्रकरण में विकास के वादे के साथ केंद्र की सरकार आई, विकास के वादे के साथ हरियाणा की सरकार आई और हरियाणा विकसित राज्यों की श्रेणी में आपने कहा। इस पूरी प्रक्रिया में जब यहाँ पर पूरी घटना सामने आती है तो कोई भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती जो विकास की बात करते हैं, क्योंकि दरअसल विकास से जोड़कर इस मुद्दे को देखा नहीं जाता है। ये मुद्दा सिर्फ चुनाव में भुनाया जाता है। असल में हमारे देश में जो बड़े राजनीतिक दल हैं मेन स्ट्रीम के, उनके लिए विकास की अवधारणा का मतलब अरबपतियों को पैदा करना, खरबपतियों को पैदा करना, जिनके पास स्विस बैंक में अकाउंट हो, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हों, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हों। लेकिन देखिए विकास हो जिस तरह का रहा है, न तो महिलाओं को हिस्सेदारी मिल पा रही है विकास में, समाज में, राजनीति में, प्रशासन में, संस्कृति के कामकाज में, हर क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी सीमित होती जा रही है, कोई बहुत नहीं बढ़ रही है। ठीक है, उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो एक से होनी चाहिए, जो उनका नीतिगत नीति निर्धारण में जो उनकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो विकास की अवधारणा जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें लोगों को प्रोडक्टिव फोर्सेस को डेवलप करना या उत्पादन की जो शक्तियां उनको डेवलप करना है, लेकिन उत्पादन के जो रिश्ते हैं उनको बदलना नहीं है। देखिए मिजोरम में इस तरह की घटना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिजोरम में बलात्कार नहीं होते, हो सकता है वहां भी होते हो, लेकिन संख्या बहुत कम है। जो विकसित राज्य हैं सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनके यहाँ, जैसे केरल का उदाहरण ले लीजिए, झारखंड तो बहुत पिछड़ा राज्य है। मैं वहां काफी दिन तक रहा हूं, उस इलाके में घूमा हूं एक फेलोशिप के दौरान। मैंने देखा कि जो ट्राइबल इलाका है, क्योंकि वहां पे तो मात्र सत्तात्मक, हाँ, मैं वही कंक्लूड कर रहा हूं, तो वहां पर महिलाएं खदान से लेकर के घर तक सक्रिय हैं। मदर ऑर्गेनाइजेशन मिजोरम का, नागालैंड का इस तरह सक्रिय है कि वो राजनीतिक दलों को डिक्टेट करता है कि मेरे इलाके में अगर पब्लिक मीटिंग तुम्हें करनी है तो आओ हमारे मंच पर करो और जो इश्यूज हम उठा रहे हैं उसका जवाब दो। लेकिन दिल्ली जैसा शहर, जहां आप हरियाणा की बात छोड़िए, जहां जिसके बारे में वीपी सिंह ने मजाक में कहा एक बार देवीलाल जी से, हम लोग उन दिनों पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट थे, कि भाई आपके यहाँ एग्रीकल्चर का विकास बहुत हुआ है, कल्चर का कम। मैं हरियाणा का पूरा सम्मान करता हूं, इसमें कहीं मैं हरियाणा का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखना होगा कि हरियाणा का जो डेवलपमेंट है उसमें जो एग्रेरियन एक सोसाइटी जिस तरह से लगातार तेजी से बढ़ी है, पैसे रुपए आए हैं, लंबी लंबी गाड़ियां आई हैं, शराब की बेतहाशा दुकानें खुली हैं, बंदूकें आई हैं, पिस्तौल आई हैं, लेकिन महिलाएं इस कदर असुरक्षित क्यों हैं? उनकी स्थिति झारखंड और मिजोरम से भी बुरी क्यों है? तो विकास के इस पूरे मॉडल पर सवाल उठाना जरूरी है। और किरण बेदी जब दिल्ली में कहती हैं कि सिर्फ पुलिसिंग से ठीक हो सकती है महिला सुरक्षा, इससे ज्यादा निरर्थक बयान कुछ नहीं हो सकता है। जी उर्मिलेश जी, शिव कैलाश रोहतक से ही एक कॉलर है हमारे साथ, उनको सुनती हूँ, उसके बाद रंजना जी आपके पास आऊंगी। आपने काफी पेशेंस रखा है, माफी चाहती हूँ आपसे। जी शिव कैलाश बताइए। रंजना जी बस आ रही हूँ, 1 मिनट में आपके पास आ रही हूँ। रंजना जी। जी मैडम। जी शिव कैलाश। मैडम मैं पुलिस की कार्यवाही पर 1-2 शब्द कहना चाहूंगा। जी मैडम, अभी जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब बता रहे थे कि पुलिस के पास कोई दूरबीन नहीं है, परंतु प्रैक्टिकली जब हम थानों में जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, तो पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने से पहले ये बताने लगती है कि लड़की तो कैरेक्टरलेस होगी, वो तो भाग गई होगी, हमारा तो रोज का तजर्बा है। वो मोरली इतना डाउन कर देते हैं उस आदमी को जो रिपोर्ट लिखवाने जाता है कि आदमी खुद नर्वस हो जाता है। जी दूसरी बात, पुलिस कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती मैडम उस आदमी के साथ जो रिपोर्ट लिखवाने जाता है। जी उसको कोऑर्डिनेट करने की बजाय उसको बार बार प्रेशराइज करते हैं, उल्टा कई बार तो शक भी करते हैं, बोलिया भगा देते हैं थाने से। तीसरी बात मैडम, अगर पुलिस समाज में इतना भरोसा कायम करे कि समाज खुद अपराधी को निकाल दे, भागने की जगह कहाँ समाज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिव कैलाश, बहुत अच्छी बातें आपने रखी है। कक्कड़ साहब आपसे जवाब तो जानना चाहेंगे कि दरअसल आम लोगों के मन में पुलिस के प्रति भरोसा क्यों नहीं है? ये पुलिस का जो चेहरा है यही क्यों सबके दिमाग में छाया हुआ है? देखिए ऐसा है, ये नहीं होना चाहिए है, तो
हम लोग सब उसके जिम्मेवार हैं। मैं छोटी सी उदाहरण देता हूं आपको कि मेरी माँ ने भी वही किया है, आपकी शायद माता जी ने भी वही किया होगा, आज भी कर रही होंगी। बच्चे को हर वक्त डराना, जब उससे कोई काम करवाना है, जब उसकी बात मनवानी है तो कहेंगे कर दे, नहीं तो पुलिस आ गई। इसको, ये हम सब जिम्मेवार हैं इसके। पुलिस का भय शुरू से बच्चे में डाल दिया जाता है। हमें इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा और पुलिस और समाज को इकट्ठा काम करना पड़ेगा। जब तक आपस में हमारा तालमेल नहीं होगा, ना तो पुलिस 100% क्राइम को रोक सकेगी और ना ही समाज ये एक्सपेक्ट कर सकेगा कि पुलिस 100% उनको सुरक्षा दे। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी सुरक्षा अवश्य मिलनी चाहिए पुलिस से कि यहाँ पर अराजकता ना फैल जाए। क्योंकि जो भी ले लीजिए, डेमोक्रेसी ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, मुझे बताइए कि मैनहट्टन में वो जो 42, 43, 44 स्ट्रीट है, उनको आपको पुलिस क्या देती है, शाम को वहां नहीं जाना आपने जी। वहां भी यही चीजें हैं, लेकिन उनके पास साधन थोड़े ज्यादा है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। हमारे पास, दिल्ली के पास शायद साधन ज्यादा है, संसाधन से ज्यादा तो इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है क्या कक्कड़ साहब? जब तक हम कक्कड़ साहब, इच्छा शक्ति ज्यादा जरूरी है कि संसाधन ज्यादा जरूरी है? इच्छा शक्ति तो सब में है जी। इच्छा दिख रहा है कक्कड़ साहब, कक्कड़ साहब दिख रहा है जी। सेब आपके पास आऊं, उससे पहले कानपुर से एक कॉलर है रफत, लगातार काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी रफत, बताइए। हाँ हेलो सर, मैं कानपुर से रफत महमूद, समाज सेवी रफत महमूद बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये भारत में जो ये आज के बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं और भी क्राइम हो रहे हैं, तो इसमें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें इनकी गलतियां नहीं। जो केंद्र में बैठी सरकार जो हुकूमत कर रही है, जो आदेश करती है, वो बेचारे वो ऊपर से उनको सही से उनका कंट्रोल सही से उनका नहीं नियंत्रण हो पाता है। ये इसकी वजह से होते, मेरा तो मानना ये है। जी रफत, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सेबा बताइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो खट्टर साहब बात कह रहे हैं ना कि समाज को यह डराया जाता है, क्योंकि पुलिस का पूरा जो ट्रेनिंग है, हम बार बार ये बात उठाते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। पुलिस की पूरी ट्रेनिंग ही इस आधार के ऊपर होती है कि आपको लोगों को इतना डरा देना है कि वो अपनी बात आपके सामने ना रख सके। आज भी अगर हम ये बात कहेंगे कि भाई इसको चेंज ये कहना उचित होगा, ट्रेनिंग को इस तरह से आप नहीं, इसलिए कि अगर आप पुलिस को, जिस तरह की पुलिस का सेंसिटाइजेशन का लेवल है, क्यों है? क्योंकि आपका ट्रेनिंग प्रोसेस वो है ही नहीं। आप अगर सिर्फ पुलिस को बताते हैं कि महिला की सुरक्षा देनी है तो उसको सेल्फ डिफेंस की क्लासेस करा दो, तो वो सुरक्षा का सवाल नहीं है। आप महिला को एक नागरिक तो समझो, आप ये तो समझो कि वो एक सिटीजन है इस मुल्क की और उसके वो सारे अधिकार हैं, जिन अधिकारों की औरों को जरूरत है, वो अधिकार उसके भी हैं। दूसरी बात क्या है, जैसे अभी एक कॉलर ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है कि पुलिस की धारणा होती है कि 16 साल की, 12 साल की, 15 साल की लड़की अगर नहीं मिल रही है तो वो भागी है जी। यहाँ जब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू यहाँ से कर रहे हैं कि लड़की भागी होगी किसी के साथ, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन का तो पूरा रुख ही मुड़ जाता है जी। और उसका दूसरा पहलू ये भी है कि मान लीजिए उस उम्र में लड़की अगर लड़के के साथ भी अगर किसी कारण से चली भी गई है, तब भी पुलिस अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी बच सकती है। नहीं, और आपको याद है कि मेरठ के अंदर जो मेरठ की एसपी थी, उन्होंने घुस करके पार्क के अंदर लड़कियों को मारना शुरू कर दिया था। वो तो पूरे मीडिया ने दिखाया था। पुलिस ने क्या कहा था कि हम मजनू ऑपरेशन चला रहे हैं। अरे भाई, आप अगर किसी लड़की को इजाजत क्यों नहीं देंगे कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ जाए या बैठे या शादी? अभी मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली के अंदर का केस है, अपनी मर्जी से उसने शादी करी है लड़की ने, और पुलिस वाले उसको रहने नहीं दे रहे थे उसके घर के अंदर। 24 साल की लड़की है जी, कि अपने घर वापस जाओ। तो ये मानसिकता के साथ जब आप पुलिस ट्रेनिंग में लाएंगे लोगों क्योंकि दरअसल जो उर्मिलेश जी ने कहा कि विकास की परिभाषा करोड़पति पैदा करना है, वैसे ही पुलिस का काम भी जो दरअसल दिखता है, जो आसपास महसूस होता है कि वो भी समृद्ध तबके के साथ ज्यादा खड़ी नजर आती है। और जब इस तरह की कहानियां लड़के लड़कियों की आती है। बहरहाल मेरे साथ एक कॉलर है रामविलास रीवा से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रेखा जी आपके पास आती हूँ। जी बताइए रामविलास जी। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ मैम कि जो कक्कड़ साहब बोल रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था इतनी खराब है कि जानबूझ के क्राइम पैदा करती है पुलिस। वो कारण ये है कि अगर हमें पुलिस के पास में जाते हैं तो हम हमारी कंप्लेंट लिखी जाती है, बल्कि हमें दुत्कार के वहाँ से गरीब तबके के लोगों को भगा दिया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामविलास, कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से, लेकिन वो कहना जो चाह रहे थे, जो रेखा जी आपको भी समझ में आया होगा और कक्कड़ साहब आपने भी सुना होगा कि पुलिस से दरअसल सबको शिकायत रहती है। ये शिकायत क्यों रहती है? क्योंकि जब पुलिस कानून
कि जांच भी वहीं से शुरू होती है जहां पुलिस की रिपोर्ट खत्म होती है। पुलिस जहां अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और उस पर पता चलता है कि दरअसल केस कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो पुलिस हमारे देश में सब नागरिकों के रक्षा के लिए बनी हुई है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बनी हुई है, परंतु एक प्रथा सी चलती आई है कि जो पुलिस वाले हैं, पुलिस कर्मियों की जब भी कोई कंप्लेंट लेके जाता है, एक टिपिकल नेगेटिव रिएक्शन होता है जो मैंने एक नागरिक होने की स्थिति में भी और एक वकील होने की स्थिति में, दोनों स्थितियों में मैंने देखा है, जिसका मेरे को 28-30 साल का तजुर्बा हो गया वकालत करते हुए। उस वकालत के दौरान भी मैंने देखा है कि जो पुलिस वाले जो होते हैं उनका एक इमीडिएट रिएक्शन होता है नेगेटिव, कि वो चाहते हैं कि जो कंप्लेनेंट वहाँ पर आया है वो उनके पास आके उनका जो काम है उस पुलिस स्टेशन का और नहीं बढ़ा दे, उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन की जो छवि है बाकी पुलिस स्टेशंस के कंपैरिजन में, उसके अंदर जो क्राइम रेट का जो चार्ट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर आप एंटर करते हैं तो तख्ती के ऊपर लिखा होता है कि इस फलाने स्टेशन के जुरिसडिक्शन के अंदर कितने केसेस हुए। तो शायद अपनी उस इमेज को बनाने के लिए एक इमीडिएट रिएक्शन, जो एक रिफ्लेक्स एक्शन सा जो एक पुलिस वालों का होता है, वो होता है कि पुरुष हो चाहे नारी, उसको आप मदद नहीं करें, उसको सहायता ना करें और उसके ऊपर टिप्पणी करें कि शायद वो जो कंप्लेंट है या तो वो झूठी है या वो उसको बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, और किसी न किसी तरीके से वो व्यक्ति जो कंप्लेनेंट है वो पुलिस स्टेशन से बिना अपनी कंप्लेंट को दर्ज करे हुए चला जाए। और जहां पर आज हम यहाँ पे इस डिस्कशन में कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि औरतों की सुरक्षा के बारे में जब बात करते हैं, एक बहुत ही दर्दनाक एक रियलाइजेशन जो मुझे होती है वो ये है कि जब भी किसी लड़की के बारे में कोई नारी सुरक्षा की बात आती है तो एक लगता है पुलिस वालों को कि ये लड़की जो है, सबसे पहले बिल्कुल सही कहा कि कहीं पे उसका कैरेक्टर खराब तो नहीं, कहीं वो भाग तो नहीं गई अपने घर से, और नहीं तो कल वापस आ जाएगी, मतलब डांट डपट दिया होगा, माँ ने डांट दिया होगा, टीचर ने डांट डपट दिया होगा, वापस आ जाएगी। तो एक नेगेटिव इंप्रेशन, एक ह्यूमिलिएशन, जो कंप्लेंट करने जाता है उसके ऊपर इसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसकी बेइज्जती करी जाती है और उसके साथ साथ एक टेरर क्रिएट करा जाता है, जो आपके कॉलर ने भी कहा कि टेरर क्रिएट कर जाता है कि भैया तुम यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हो तो तुम सोच समझ के कंप्लेंट करना, कि कहीं तुम कंप्लेंट कर रहे हो, तुम्हारी कहीं झूठी कंप्लेंट हुई तो तुमको ही लेने के देने पड़ जाएंगे और तुमको हम अंदर जेल के अंदर डाल देंगे झूठी कंप्लेंट करने के ऊपर। दरअसल पुलिस की ये इमेज क्यों है? आप तो पुलिस सेवा में अपना काम पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब जो पुलिस सेवा में जो लोग हैं, दरअसल उनके बारे में ये सोच क्यों बनी हुई है? क्या वो इससे बाहर निकलना नहीं चाहते? क्या वो अपने बारे में कुछ अच्छा सुनना नहीं चाहते? इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले महेंद्र प्रतापगढ़ से एक कॉलर है मेरे साथ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी महेंद्र, बताइए। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जी कक्कड़ साहब। देखिए, ये एक बहुत लंबी गाथा है, ना तो आपके पास समय है और ना मेरे पास इतना वो कक्कड़ साहब, कम से कम एक घंटा हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। साहब से जरूर हरियाणा डीजी हरियाणा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि ये जितने सारे कंप्लेंट्स या सुझाव समझिए इनको जो लोगों के आए हैं उन पर थोड़ा गौर दें, और जो सरकार है उसको एक काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह के कंप्लेंट्स ना आए, जैसे दिल्ली में अब हो गया है, दिल्ली में ऐसा है कि कितने मर्जी क्राइम हो जाए, थाने की योग्यता या थानेदार की योग्यता उस पर निर्भर नहीं है, क्राइम रिपोर्ट हो जाए उस पर कितने क्राइम सुलझाए गए हैं उस पर निर्भर होगा। तो वहां पर भी फ्री रजिस्ट्रेशन कर दें, हरियाणा में भी फ्री रजिस्ट्रेशन, कोई भी कंप्लेनेंट आता है उसको आप उसका कंप्लेंट लिखिए और उस पर जो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ये तो लिखवाने वाले की तो लिखवाने वाला तो अभी चर्चा में नहीं है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। टीआर कक्कड़ साहब, लिखवाने वाले ने तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। आज अगर बलात्कार होता है तो लड़की को कमरे में बंद नहीं है, लड़की को कमरे में बंद करके घर के आसपास लोगों की चर्चा का विषय बनता है कि ये लड़की है जिसके साथ बदसलूकी हुई है, न कि उन लड़कों की तरफ इशारा किया जाता है। कम से कम आज माँ बाप हिम्मत करके पुलिस थाने पहुंचते हैं, इसलिए कंप्लेंट करने वालों को फ्री कर दिया जाए। वो नहीं, थाने में जी, अगर थाने में आज केस रजिस्टर नहीं होते हैं किसी जगह पर, उसका एक ही वजह है कि उस थाने में इतने क्राइम हो गए, उस थानेदार के ऊपर जो है वो एक किस्म कहेंगे नालायक आदमी है।
इसलिए वो रजिस्टर नहीं करते हैं कई जगहों पर। मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार, जो नई सरकार आई है, इस तरह का जो इस तरह के विचारों को तोड़ दीजिए। आप जो भी कंप्लेंट आता है उसको लिखिए और जितने ठीक हो, जितने सुलझ सकते हैं उनको सुलझाइए आप, लेकिन लिखिए जरूर। आपको पता लगेगा कि दरअसल हमारे प्रांत में क्राइम कितना है। लिंक है, प्रमोशन से जब लिंक कर देते हैं आप इस पूरे उसके एरिया के क्राइम्स को, तो इस डर के मारे वो रजिस्टर नहीं करते हैं। अगर अभी भी अभी भी मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप, मैं भी वही कह रहा हूँ, अरे कक्कड़ साहब एक मिनट, थोड़ा पेशेंस। अगर आप किसी भी थाने में जाके ये कहें कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, कभी रजिस्टर नहीं करते, कहते हैं लिखो मिसिंग है। ये एनसीआर कटवाना चाहते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखिए। मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल और छोटी सी चोरी की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्यों है? क्योंकि लिंक है, प्रमोशन लिंक है। क्या केस रजिस्टर करवाना चाहते हैं? कहाँ है इतनी पुलिस? आपको मिसाल दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि कोई थाने के अंदर आपकी मुर्गी चोरी होगी तो पुलिस, कक्कड़ साहब अगर मुर्गी भी चोरी होगी तो नागरिक को अधिकार है कंप्लेंट करने का। इसी तरह की जो रवैया, जो आपका माफ करिए, जिस तरह का रवैया आप शो कर रहे हैं, वही करता है। अगर मुर्गी भी चोरी होगी तो क्या आपका अधिकार नहीं है? भैंस चोरी होती है कक्कड़ साहब, भैंस चोरी, मंत्री की भैंस चोरी हो जाती है तो पूरा थाना लग जाता है, मशीनरी सब तैयार हो जाते हैं, सब लग जाते हैं। कक्कड़ साहब, आप इतने बड़े ऑफिसर हो के आपका ये एटीट्यूड है, तो आप सोचिए जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स हैं उनका क्या एटीट्यूड होगा। इसीलिए मैं आपको सच्ची चीजें बता रहा हूँ। अफसोस है कि आप सच्ची चीजें बता रहा हूँ। आप जिसको कहते हैं कक्कड़ साहब माफ करिए, कक्कड़ साहब माफ करिए कि आपका जो एटीट्यूड है वो एक जिसको टिपिकल एमसीपीएस एटीट्यूड कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, मेल शोविनिस्टिक एटीट्यूड है कि क्या आपकी मुर्गी भी चोरी हो जाएगी तो आप कंप्लेंट करेंगे? क्यों नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अगर मेरी मुर्गी चोरी हो जाएगी या मेरी भैंस चोरी हो जाएगी, मैं क्योंकि एक मंत्री नहीं हूँ, अगर कल मेरी भैंस चोरी हो जाती और मैं मंत्री हूँ तो आप क्या ढूंढ के नहीं रहेंगे? आप समझना नहीं चाहते हैं। जब इतने छोटे छोटे कंप्लेंट्स पर पुलिस अपनी तवज्जो देगी तो बड़े कंप्लेंट्स कैसे सॉल्व होंगे? बताइए मुझे। वही स्ट्रेंथ है, वही स्ट्रेंथ है, वही सब कुछ है हमारे पास। उस मिसाल का ओवरनाइट फोर्स नहीं बढ़ती है, ना ही कोई बढ़ाने देता है हमें। रोशन लाल, एक कॉलर है मेरे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रोशन लाल बताइए। यही है ना कि पुलिस जी बताइए। ये पुलिस वाले तो ऐसे हैं जी, हाँ जी, पुलिस वाले तो ऐसे हो रहे हैं जी आजकल। जी जो लड़कियां जनानियां उनके साथ मिले होते हैं, उनके घर पे जाके छापा मार के पकड़ के कहते इतने पेमेंट दो तो छोड़ देंगे, पेमेंट खा लेते हैं। सब मिली भगत चल रही है जिनकी। रोशन लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। टीआर कक्कड़ साहब, ये सवाल सिर्फ पुलिस की नहीं थी बात, यहाँ पर हमने तो ये भी समझने की कोशिश की कि सरकार, राजनेताओं की मंशा, सोच, लेकिन यहाँ पर पुलिस, मशीनरी और सरकार एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो दोनों चाहें, उन दोनों की मंशा हो। किसी नेता के घर से कटहल गायब हो जाता है, किसी की भैंस चोरी हो जाती है, तो आप इतनी पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है तो उस पर आपकी पुलिस की संवेदनहीनता नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? हम समझना ये चाह रहे थे, लेकिन आपने इसको व्यापक रूप से समझने की बजाय आपने इसे व्यक्तिगत लेकर जिस तरह से पुलिस की पैरवी की है, उससे समझ में आता है कि दरअसल आज भी भारत की पुलिस और पुलिस की मशीनरी पूरी तरह से कितनी बायस नजर आती है। और उर्मिलेश जी, ये जो बायसनेस है, यही राजनेताओं में, यही मशीनरी में, यही पुलिस में, यही वजह है कि ये जितने भी मुद्दे इस तरह के होते हैं तो सिर्फ सहबा जी की, रेखा जी की या रंजना कुमारी की जो महिला संगठन है उनकी आवाज बुलंद होती है और ये मान लिया जाता है कि इन्हें 2 दिन चिल्लाना है, उसके बाद भूल जाना है। देखिए, जितने हमारे सियासी दल हैं, प्रमुख दल जो सत्ता में आए हैं, गए हैं, वे सभी चाहते हैं कि हमारी पुलिस ऐसी ही रहे जी। वो नहीं चाहते कि पुलिस बदले। और उसकी वजह साफ है कि देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स की इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट, मैं प्रकाश सिंह जी के बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर जो उनके राय है उससे असहमत रहता हूं, लेकिन प्रकाश सिंह जी ने इस केस को लड़ा और कक्कड़ साहब अच्छी तरह जानते हैं और लोगों ने भी लड़ा इस केस को। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने कानून में फेरबदल भी किया, लेकिन आज भी रेखा अग्रवाल इसको ज्यादा बता पाएंगी कि पुलिस रिफॉर्म्स के बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस हैं वो आज तक इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। जो पुलिस क्राइम देख रही है, जो पुलिसिंग कर रही है, वही छानबीन कर रही है, वही पड़ताल कर रही है। तीसरी बात देखिए, एक साधारण सी बात है, कक्कड़ साहब इस पर शायद सहमत होंगे कि भाई आपकी पुलिस में
जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह है। आप कुछ एक महिलाओं को नियुक्त करते हैं और अनाउंस करते हैं अखबारों में बड़े बड़े एक पेज का विज्ञापन देकर सरकार का पैसा खर्च करके कि हमने बेटियों के लिए ये किया। सवाल यह है कि उसमें नीति निर्धारक जो लोग हैं थानों में, जिलों में, कस्बों में, तहसीलों में, वो परसेंटेज क्या है। दूसरी बात, आप कहते हैं सीसीटीवी कैमरे हर जगह ला देंगे क्योंकि इजराइल से आपको सीसीटीवी कैमरे मंगाने हैं, बहुत सारा उसमें पैसे आते हैं जाते हैं। माफी चाहूंगी सर, वक्त बहुत कोई नहीं रहा है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे बात करने के बाद जो निकल कर सामने आ रही है बात वो ये कि इस दर्दनाक घटना को रोहतक की जो हुई उसे नहीं रोका जा सकता था, लेकिन अगर इस घटना की पीड़ित लड़की की गुमशुदगी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई होती तो शायद इस लड़की को बचाया जा सकता था। पुलिस के लचर रवैये की वजह से इस मामले के आरोपी एक हफ्ते से ज्यादा वक्त तक आजाद घूमते रहे और अब पुलिस और नेता दलील दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। अभी भी वहां पर हरियाणा में जो वहां के मंत्री हैं ओपी धनखड़ साहब, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक, कितने सालों तक हम सिर्फ सफाई देते रहेंगे? महिला को व्यक्ति समझने की जगह उसे महिला मानते हुए उसकी गुमशुदगी की या फिर उसकी रेप की या फिर उसकी दूसरी शिकायतों को अनदेखी करते रहेंगे। जब तक हम इस सवाल का स्थायी समाधान नहीं ढूंढेंगे तब तक शायद हम इस स्टूडियो में इस तरह की चर्चा बार बार करते नजर आएंगे और उम्मीद करते हैं हम कि ऐसी चर्चा हमें न करनी पड़े। इसीलिए हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। हमारे दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि वो अपने आसपास अगर कुछ भी इस तरह की घटनाएं होते हुए देखते हैं तो उन्हें रोकने में मदद करें और ये बेटे किसके हैं इस पर जरूर नजर बना के रखें कि आपके आसपास अगर इस तरह के बेटे नजर आते हैं जिनकी हरकतें अनुशासित नहीं है तो उन्हें भी थोड़ा सा उन पर भी नजर जरूर बनाएं। बहरहाल फोकस न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।